लेकिन मैं एक अकेला भारतीय, जी एक अकेला इंडियन आवाज उठा सकता हूँ, तो ये इतने ताकत वाले जो हैं वो क्यों फॉल शॉर्ट करे, मैं समझ नहीं पा रहा। जी लेकिन जो बॉलीवुड इंडस्ट्री जिसे कहते हैं ना आप लोग, जी वो इंडस्ट्री खामोश है। जी जो जी कॉर्पोरेट हैं, वहां पे कार्टल्स हैं, वहां पे जी जो एक होता है इनर, वो जो पोट्री है। सर्कल ऑफ, यस, जी वो उनका कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं है। जी क्योंकि क्या है, कहीं ना कहीं हमारी जो यूथ है आने वाली, जी उनके दिमाग में जो है, जो गूगल पे वो पढ़ते हैं जी वही सच्चाई होती है, ना कि किताब में लिखी या आप भी थी। आई हैव अ लॉन्ग फाइट। मैं जानता हूँ कि मुझे ये बहुत परेशानियां आएंगी, बहुत तकलीफें आएंगी, जी लेकिन अगर मैं अपने लिए नहीं कर पाया तो कम से कम अपने जैसे विचार रखने वालों के लिए जी कुछ न कुछ अगर कर पाया तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। एग्जैक्टली एंड स्पेशली जब आप जानते हैं कि भारत आपका सबसे बड़ा जो रेवेन्यू जनरेटर है, तो अपने कंज्यूमर का सम्मान करना भी गूगल को आना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, आपने एक न्यूज़ देखी 2 दिन पहले, जब 26 जनवरी को पद्म भूषण की लिस्ट जारी हुई थी और उसमें 2 सरप्राइजिंग नाम थे। एक था सत्या नडेला और दूसरा नाम था सुंदर पिचई, गूगल के सीईओ। माने जाते हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक। उनके विषय में बात करने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे अतिथि हैं जिनका नाम उनके साथ जुड़कर पिछले 2 दिनों से हम सबको सुनाई दे रहा है। हमारे साथ हैं फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और उसके अलावा भी बहुत कुछ, श्री सुनील दर्शन जी। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सब लोकतंत्र पर। थैंक यू, थैंक यू जी। सबसे पहले तो ये पद्म भूषण जो दिया गया है गूगल के सीईओ सुंदर पिचई को, उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। पद्म भूषण हमारे देश का बहुत ही बड़ा सम्मान है। जी और ये सम्मान जब गवर्नमेंट आपको देता है तो इसका मतलब है आप या तो बहुत ही काबिल हो, जी और फिर या बहुत वरिष्ठ हो। जी सुंदर पिचाई को ये मिलना उनकी काबिलियत का और उनके वरिष्ठता का, दोनों का एक थप्पा लग गया है। जी और वो इतने जाने माने हैं दुनिया भर में, ना कि सिर्फ हिंदुस्तान और यूएस, बिकॉज ही इज द हेड ऑफ सीईओ, ही इज द सीईओ ऑफ अल्फाबेट एंड गूगल और ये जो है सारी चीजें। जी और मैं उन्हें उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उसकी उस अवार्ड की जो प्रतिष्ठा है जी उसको बरकरार रखने के लिए उन्हें जो कदम उठाने चाहिए वो उन्हें अपने जहन में कहीं ना कहीं रख के उसे अपने जो ऑपरेशंस के तरीके हैं, जरिए हैं, उन्हें जी सुधारना चाहिए। जी। इसमें आप भी पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से न्यूज में छाए हुए हैं कि जैसे ही उधर उनको पद्म भूषण मिला, आपने मुंबई में उनके ऊपर एफआईआर कर दी। आपका नाम हम सुनते रहते हैं फिल्मों के बारे में, आपके गाने बहुत अच्छे होते हैं, आपके लोकेशंस बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन पहली बार आपको न्यूज में हम इस प्रकार की चीज के लिए देख रहे हैं कि आपने गूगल के सीईओ पर एफआईआर कर दी है। जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर ये माजरा क्या है। सबसे पहले तो ये कोइंसिडेंस है कि जी उनका पद्म भूषण मिलना, कि पद्म भूषण तो 25 की शाम को अनाउंस हुआ था। जी और मुझे जो है, मेरा एफआईआर जो है 25 तारीख की शाम को ही फाइल हो चुका था। जी हमने कुछ दिन पहले एप्लीकेशन सब किया था, प्रोसेस कंप्लीट किया था, कुछ महीने लगे इसको, जी ऐसा नहीं कि रातों रात हो गया। वो जी प्रोसेस एक कोइंसिडेंस में होता है ना, कि जी भाई उनकी इतनी जो कहते हैं इतना सम्मान जो था, जी उस सम्मान के वक्त कहीं ना कहीं कुदरत ने उन्हें एक आईना भी दिखाया जी जी ना, कि अब आप इस सम्मान का जो है मान रखिए। जी जी। लेकिन ये एफआईआर आपने की किस लिए, ये जरा दर्शकों को बताइए। मैंने 2000 बहुत फिल्में बनाई है, लेकिन 2017 में जो जी लास्ट फिल्म बनाई उसका नाम था एक हसीना थी एक दीवाना था, जो जून 30 2017 को रिलीज हुई थी। जी लगभग उससे कुछ 2-3 महीने पहले मैंने एक गूगल में, यूट्यूब में एक श्री कृष्ण इंटरनेशनल नाम का एक अकाउंट खोला, जी जिसपे अपना जो कंटेंट ऑफिशियली जो था, जो उसके हम्म, गाने और ट्रेलर थे, जी उसने अपलोड किया गया। जी और वो काफी अच्छे थे, उनकी हिट्स आने फटाफट शुरू हो गए। जी और फिर एक चीज मैंने सडनली रियलाइज की कि भाई इन ऑफिशियल अपलोड्स के अलावा
बहुत ही अनऑफिशियल अपलोड्स आ रहे हैं, हजारों लिंक्स नए नए जुड़ते गए, जो मेरे, जबकि मैं ऑफिशियल कंटेंट ओनर हूँ, उसका कॉपीराइट मेरे नाम पे है, उसके फिल्म मेकर मैं हूँ, उसका सेंसर सर्टिफिकेट मेरे कंपनी के नाम पे और मेरे नाम पे है। और फिल्म जब आप शुरू करते हो तब भी वो फिल्म जो है सबसे पहला टाइटल आता है कि इस ओनर्स कौन है जी। और ये सब होने के बावजूद जब 30 जून को फिल्म रिलीज हुई, तो उसके 2-4 दिन बाद जो होता है ना, ये फिल्म भी अपलोड हो गई जी। और ये फिल्म मिलियंस ऑफ व्यूज आए उसमें, और मैं आई वाज हेल्पलेस, तो मैं यूट्यूब को इन्फॉर्म करता रहा बार बार कि भाई ये क्या हो रहा है, आप इमीडिएटली डिसकंटिन्यू कीजिए, मेरी फिल्म के बिजनेस को डिस्टर्ब कर रही है। जैसे मेरा ऑडियो का बिजनेस है, ऑडियो विजुअल जो था, जो हमने अपलोड किया था ऑफिशियली, उसको ये इलीगल हिट्स, जो ये इलीगल लिंक्स जो डाले जा रहे थे, कोई कोरियन में डब कर रहा था, कोई किसी लैंग्वेज में गाना गा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, तो वो सारा का सारा मेरे ग्रॉस बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर दिया जी। और वो ये चीज काफी टाइम तक चलती रही है। और फिर मैंने परेशान होके बॉम्बे में हाई कोर्ट में एक सिविल केस फाइल किया और उन्हें साबित किया कि भाई देखिए, आप इतने मिलियंस ऑफ व्यूज, उस वक्त तक कुछ 800-850 मिलियन व्यूज हो चुके थे ऑफिशियल, और उससे ज्यादा जो थे अनऑफिशियल व्यूज हो चुके थे, और जो फिल्म के व्यूज थे वो भी अनऑफिशियल, ये ना रिमूव कर रहे थे व्यूज को, ना कुछ कर रहे थे वहां तक। तो मैंने यहाँ पे बॉम्बे के हाई कोर्ट में एक सिविल केस फाइल किया उनके ऊपर, और जब वो केस की, आपको पता है सिविल केसेस को, क्योंकि हमारी जुडिशरी जिस रफ्तार पे चलती है तो सिविल केस को टाइम लगता है। तो जब उस हियरिंग आई तो इन्होंने एक कोई कमिटमेंट वहां पे जाके कर दी कि हमने आपकी इस फिल्म के राइट्स IPRS आयरलैंड से खरीद लिए हैं। वाओ। तो मैं बोला IPRS आयरलैंड से ये राइट्स कैसे खरीद सकते हैं? IPRS आयरलैंड इसका मालिक नहीं है। भाई मैं आपके मकान को बेच नहीं सकता हूँ जी जी। मेरी I have my legal process is there, the due diligence is there। इन्होंने कुछ भी नहीं की, और ये एक पता नहीं सच्चा है झूठा है क्या पेपर, ये कौन है IPRS आयरलैंड, लेकिन ये सोचते हुए कि भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सोसाइटी को ये हो सकती है वहां पे हो। तो मैंने IPRS इंडिया में उन्हें कांटेक्ट किया, मिस्टर जावेद अख्तर है वहां के चेयरमैन, और उनके उनसोस सोसाइटी के कंपनी से जो है मैंने उनसे बातचीत की, तो बोले नहीं हम तो कभी देते ही नहीं, हमारा इससे कोई लेना देना ही नहीं होता। IPRS जो है फिल्म से या गाने से उनका उनका जो अंडरलाइंग राइट्स होते हैं ना, साउंड के जो गाने के नीचे के होते हैं, कुछ एक परसेंटेज सेट किया गया है गवर्नमेंट ने, जो सिंगर, म्यूजिक कंपोजर, कुछ प्रोड्यूसर, कुछ जो ऑडियो कंपनी है, उनको वो कलेक्शन करके उन्हें दिया जाता है जी। इसके बावजूद मैंने अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया, तो कोविड आने में हर चीज और डिले हो गई। लेकिन डिले हो गई राइट है, लेकिन इनकी वॉयलेशन खत्म नहीं होती। इनकी वॉयलेशन तो रोज हर पल टिक 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 करके चलिए, हर पल पैसा ये कमा रहे हैं। लेकिन जब आप इनको लेटर डालो, इनको नोटिस डालो, तो आपको ये पता, या तो ये नोटिस रिप्लाई ही नहीं करते, या फिर इनका एक फिक्स मैसेज आपके पास आ जाता है, जैसे कि जो ग्रियर है अमेरिका में, जो इंडिया के इंचार्ज हैं, कि भाई यहाँ कोविड है, हम मिलते ही नहीं है, और ये 2 साल से मिलते ही नहीं है जी। बहुत परेशान हुआ मैं, हर तरफ होता है, मतलब कोई ऐसा कोना छोड़ा नहीं जहां पे मैं भाई किसी तरीके से, क्योंकि क्या दिस इज आवर लाइवलीहुड, आवर बिजनेस इज, आई एम नॉट मैं कॉर्पोरेट नहीं हूं, मैं एक सिंगल फिल्म मेकर हूं, और इन्होंने हर चीज डैमेज कर दी। ना मेरी फिल्म को किसी सैटेलाइट पे चल पाई, ना OTT पे प्रीमियर हो पाए, और जो ऑडियो का पोटेंशियल है वो भी इन्होंने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। करेक्ट ना। तो ये इस बात से बहुत परेशान होके मैं बोला कोई रास्ता तो देख नहीं रहा, तो मैंने एक क्रिमिनल केस फाइल किया जी। मैंने पहले नोटिस डाला पुलिस को कि भाई मैं इतना ये सब हो रहा है मेरे साथ, आप मेरी मदद कीजिए। लेकिन पुलिस भी मसरूफ थी, कोविड का टाइम था जी, स्टाफ भी कम होता है, उनके पास उनकी जॉब भी ज्यादा होते हैं, तो वो 2 बार उनको, इंस्पेक्टर को, DCP सबको चिट्ठी डालता रहा। 1 महीना उसमें पूरा निकल गया। आप याद है कि हर वक्त एक टिक चल रहा है जी, मेरा नुकसान होता जा रहा है, उसमें भी 1 महीना निकल गया। फिर मतलब आप क्या करूं, फिर मैं वकीलों के पास गया और हमने एक केस बनाया और उसको मेट्रोपॉलिटन कोर्ट जो है अंधेरी में, वहां पे फाइल किया, और
उन जज साहब को मैंने सारी जितने एविडेंसेस थे उसको फॉरवर्ड प्रोसीड किए, दिखाए। उन्होंने देख के बहुत आभारी हूँ और मेहरबानी है उनकी कि उन्होंने हमारे फेवर में तुरंत ऑर्डर दे दिया जी। तो वो ऑर्डर लेके हम फिर पुलिस स्टेशन गए और एफआईआर है भाई तो रजिस्टर करने के लिए गए। वो रजिस्टर जो है 25 तारीख की शाम को पुलिस ने हमें बुला के रजिस्टर किया जी। यहाँ तक की कहानी है। जी, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी उठता है कि इस सब में भारत सरकार की क्या भूमिका थी? क्या भारत सरकार के किसी मंत्रालय या किसी डिपार्टमेंट ने इसमें आपको सहयोग किया या उन्होंने किसी प्रकार से आपको न्याय दिलाने का प्रयास किया? जहां तक भारत सरकार का सवाल है, मैंने उन्हें 2020 और 21 में जी कई बार कम्युनिकेट करने की कोशिश की, आरटीआई डाले, चिट्ठियां लिखी, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मीटी जो है उनको, लॉ मिनिस्ट्री को, यहाँ तक कि पीएमओ के ऑफिस को भी, जो है ना पीएम ऑफिस जो है वहां भी मैंने कम्युनिकेट करने की कोशिश की। लेकिन शायद वो बहुत मसरूफ होंगे भाई, उनके लिए मैटर जो है इम्पोर्टेंट इनफ नहीं होगा। तो जो उनके जो क्लरिकल स्टाफ होगा उन्होंने मेरे मैटर्स को हर जगह डिस्पोज कर दिया। डिस्पोज करने का क्या मतलब होता है मैं समझा ही नहीं। आपने अटेंड ही नहीं किया, डिस्पोज कर दिया, राइट है ना। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिएक्ट, टू डू समथिंग, इसलिए तो आपको अप्रोच किया जाता है। लेकिन शायद उनकी मसरूफियत है या उनकी नेग्लिजेंस है या वो शायद इतनी बड़ी एक कंपनी है जिसके खिलाफ या कदम उठाने के लिए उनमें शायद जो क्षमता कहीं ना कहीं कम है। लेकिन मैं एक अकेला भारतीय, एक अकेला इंडियन आवाज उठा सकता हूँ। तो ये इतने ताकत वाले जो हैं वो क्यों फॉल शॉर्ट करे, मैं समझ नहीं पा रहा जी। और यहाँ तक तो छोड़िए जी, यहाँ तक तो छोड़िए, मैं तो सोचता हूँ शायद हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है पुरानी, उसके कुछ लोगों ने मुझे फोन करके, जब उन्हें पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, उन्होंने तो मुझे मतलब बहुत सपोर्ट और इनकरेज किया है। लेकिन जो बॉलीवुड इंडस्ट्री जिसे कहते हैं ना आप लोग, वो इंडस्ट्री खामोश है जी। जो कॉर्पोरेट हैं, वहां पे कार्टल्स हैं, वहां पे जो एक होता है इनर, वो जो सर्कल ऑफ यस, वो उनका कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं है। यही प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला था कि हमारा जो बॉलीवुड, नया बॉलीवुड जिसे मैं कराची वुड भी कहता हूँ, वहां पर छोटा सा किसी को जुकाम भी हो जाता है तो प्रधानमंत्री को ट्वीट्स किए जाते हैं, ट्रेंड चलाए जाते हैं, रिप्रेजेंटेशंस दिए जाते हैं। लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण जो आपने मुद्दा उठाया है और एक फ्लैग बियरर की तरह आप इसके लिए लड़ रहे हैं, तो हमें वो सपोर्ट देखने को क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि ये तो उनको भी इम्पैक्ट करने वाला है कल को। जहां तक मैं समझता हूँ, सबसे पहले तो आप जिसे कराची वुड कहते हो, वो जहां तक हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है जी, मैं उसकी इज्जत करता हूँ और मैं उसे वो टर्म मैं उसके लिए यूज नहीं करूंगा। हाँ, ये जो बॉलीवुड है, हॉलीवुड का कोई रेप्लिकेशन आया है, अमेरिकन जो सारा हमारे सभ्यता को, हमारे कल्चर को, हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसको एक डायनामिकली चेंज, बदलाव अच्छे के लिए हो, टेक्नोलॉजी दें, वो आपको बहुत अच्छा है, फैसिलिटेशन में आपको बहुत अच्छा है। लेकिन ये आपके विचार और आपकी सोच को जो बदलने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसका समर्थन करता हूँ। आपकी सोच सुधारने वाला जो कंटेंट है ना, उसे बिल्कुल हमें सपोर्ट करना चाहिए जी जी। तो ये मेरा पर्सनल फीलिंग। और इन्होंने पता नहीं क्यों कुछ लोग खामोशी से रहते, कुछ लोग वहां जाते ताली बजाते हैं, कुछ लोग जो होते हैं ना, इंटरनल राइवलरीज होती हैं जो यहाँ पे बहुत ज्यादा अधिक होती है, बहुत आई थिंक हर बिजनेस में होती होगी, लेकिन यहाँ तो कुछ बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। और यहाँ पे कुछ बहुत गंदे एलिमेंट्स कुछ टाइम से राज कर रहे हैं। आई होप द सिस्टम इज क्लीन्ड अप। राइट राइट राइट। इससे हम एक और प्रश्न पर आते हैं। अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, आज डिजिटल मीडिया, हम न्यूज सेगमेंट में देखें तो टीवी मीडिया से आगे निकल चुका है। ओटीटी सेगमेंट हम देखते हैं तो आजकल अधिकतर बड़ी फिल्में ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं। इस समय पर गूगल जैसी महाशक्ति, मैं तो उसको सुपर पावर ही कहूंगा, और सही मायने में वो सुपर पावर है जो लोगों की परचेजिंग पावर को इम्पैक्ट कर सकती है, लोगों के सोचने की शक्ति को इम्पैक्ट कर सकती है, उनकी पॉलिटिकल से लेकर पर्सनल लाइफ तक उनमें इंटरफेयर कर सकती है। इसका क्या प्रभाव देखते हैं आप कि इस प्रकार का मोनोपोलाइजेशन और इस प्रकार का रेगुलेशन फ्री
जो पावर्स हैं जो इस तरह के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दी गई हैं, कंज्यूमर अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, एक राष्ट्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप क्या देखते हैं कि इन गूगल जैसे जो जायंट्स हैं, जो बिग टेक जिसको बोला जाता है, उसका देश और पूरी दुनिया पर कितना प्रभाव पड़ सकता है? प्रभाव तो हमें सामने ही दिख रहा है, क्या पड़ रहा है जी क्योंकि क्या है, कहीं ना कहीं हमारी जो यूथ है आने वाली, जी उनके दिमाग में जो है जो गूगल पे वो पढ़ते हैं जी वही सच्चाई होती है, ना कि किताब में लिखी या आप भी थी, जी यू नो। तो वो तो एक सच्चाई ये है जो मुझे मुझे कहने की जरूरत है, तो सारे ही जानते हैं। जी लेकिन मैं सोचता हूँ बहुत इन्हीं का प्रोग्रेसिव कंट्रीब्यूशन हो, और जी जो प्रोग्रेसिव कंट्रीब्यूशन का देखिए, ये अपना फिल्म भी लेके आएंगे जरूर, जी लेकिन जो हमारे लीडर्स हैं और जो जी हमारी सोसाइटी के जो वरिष्ठ लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो जी सिस्टम्स चलाते हैं इस दुनिया के, इस जी देश के, जी अगर वो चौकन्ना रहे और वो इन्हें यू नो इन्हें बेहतर तरीके से अगर हैंडल करें, तो आई एम श्योर इनकी पॉजिटिव चीजें हम अगर ले सकें, इनकी जी टेक्नोलॉजी हम अपडेट कर सके, इनके साथ वहां बैठ सके। लेकिन करेक्ट यहाँ ये अगर हमारी सभ्यता को, हमारे कल्चर को, हमारी विचार को अगर वो अपने मोल्ड में ढालने की कोशिश कर रहे हो, तो जी मैं उसमें साथ नहीं दे सकता। जी सुनील जी, आप बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे कि आगे आप इस लड़ाई को किस ओर जाते हुए देखते हैं, और आपकी क्या स्ट्रेटेजी है इसको आगे लीड करने की? देखिए, मैं जानता हूं कि इंडिया में जुडिशरी जो है जी वो बहुत ओवरबर्डन है, या बहुत कंट्रोवर्शियल जो भी है उसमें चलती रहती है, और उस कारण से लगातार केसेस जो होते हैं ना, जी वो रेगुलर और सिस्टमैटिकली जो है ना डिस्पोज नहीं होते। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि मैं तो ये समझता हूं सर कि देर है अंधेर नहीं। जी हालांकि अगर देर है तो अंधेरी हो जाता है, लीगल लीगल जस्टिस में अगर डिले है, करेक्ट इट्स जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। करेक्ट लेकिन सारी उम्मीद नहीं छोड़ी मैंने, क्योंकि मेरे दो केसेस हैं जी ऐसे। जी एक गूगल पे मैंने 2011 में गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल किया था, जी और उसके समर्थन में जी 2019 में जो वहां जो जज आए, जो जी शायद चौथे जज थे उस केस में, जी उनको तो इमीडिएटली बात समझ आई थी, और जी उन्होंने इमीडिएटली उसका एक रेजोल्यूशन निकाल दिया था, ऑर्डर दिया था, जिसके खिलाफ गूगल जो है चंडीगढ़ हाईकोर्ट चला गया। जी और हाँ जी, और फिर केस, जी फिर आगे बढ़ो, फिर तारीख पे तारीख। जी और यहाँ पे जो, जैसे मैंने आपको कहा, मैंने बॉम्बे में केस जो जी अब इस बार फाइल किया है, जी जबकि पहला केस जो है, क्योंकि यहाँ पे हाई कोर्ट में तो बहुत ज्यादा प्रेशर है यहाँ पे, जी तो तारीख लगना पता नहीं कब होता है। जी लेकिन जो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में उन्होंने जो जज ने मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि जी उन्होंने भाई यू नो इस मैटर को वो इम्पोर्टेंस और प्रायोरिटी दी, जी तो ये डिमांड करता था। जी तो होप इज नॉट लॉस्ट। आई हैव अ लॉन्ग फाइट। मैं जानता हूँ कि मुझे ये बहुत परेशानियां आएंगी, बहुत तकलीफें आएंगी, जी लेकिन अगर मैं अपने लिए नहीं कर पाया, तो कम से कम अपने जैसे विचार रखने वालों के लिए जी कुछ ना कुछ अगर कर पाया, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी बिल्कुल। और यहाँ पर ये भी कहना आवश्यक है कि इंडस्ट्री को भी इस विषय में सोचना चाहिए, सरकार को भी इस विषय में सोचना चाहिए, और साथ ही साथ जनता को भी, ऑडियंसेस को भी इस विषय में सोचना चाहिए कि हमारा भी एक दायित्व बनता है। गूगल, अगर हम यूट्यूब की बात करें तो 44 करोड़ भारत के दर्शक हैं जो यूट्यूब को प्रयोग करते हैं, ऐसा अनुमान है। उनका यदि वो निर्धारित कर लें कि वो सही प्रकार से, बिना पायरेसी के, बिना कॉपीराइट को इन्फ्रिंज किए हुए कंटेंट देखेंगे, तो मुझे लगता है कि इन कंपनीज को भी समझ आएगा और ये भी इस चीज को प्रायोरिटी पर रखेंगे। तो मेरा तो सभी दर्शकों से भी यही अनुरोध है कि जागरूक बने, और जहां पर भी आपको गलत होते हुए दिखता है, आप उसके विरुद्ध आवाज उठाएं। और अगर हम ये कर पाएंगे तो हम अपने बिजनेस इंटरेस्ट भी बचा पाएंगे, अपने कल्चरल इंटरेस्ट भी बचा पाएंगे, और अपने नेशनल इंटरेस्ट भी बचा पाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गूगल और गूगल के एम्प्लॉयज को जी
हिंदुस्तानी भी है, कहीं ना वो पहले हिंदुस्तानी है जो यहाँ पे काम करते हैं, और शायद सारी दुनिया में इनके अधिकतर एम्प्लॉयज जी हिंदुस्तानी है। जी उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमने हमने हिंदुस्तान के जो लॉज हैं जी उन्हें गूगल के टर्म्स एंड कंडीशन से ज्यादा इंपॉर्टेंस और प्रायोरिटी देनी चाहिए, जी क्योंकि हमारे लॉज जो हैं वो काफी, हमारे अगर उन्हें सही तरीके से पढ़ा जाए तो जी काफी है, एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, अगर जी उन्हें तोड़ा मरोड़ा ना जाए और वो किया जी जाए। जी और इनके जो हाई हैंडेड एटीट्यूड है कि भाई हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस, आई जी थिंक दैट एटीट्यूड शुड नॉट बी। एग्जैक्टली एंड स्पेशली जब आप जानते हैं कि भारत आपका सबसे बड़ा जो रेवेन्यू जनरेटर है, तो अपने कंज्यूमर का सम्मान करना भी गूगल को आना चाहिए। सुनील जी और अगर बहुत नहीं आता हो तो हमारी गवर्नमेंट को उन्हें बहुत करना चाहिए। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के साथ करवाने की जी कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अपना महत्वपूर्ण समय दिया और आपने जो पर्सपेक्टिव रखा, मुझे लगता है कि वो हमारी सरकारों को भी और गूगल जैसी कंपनियों को भी एक दिशा निर्देश देगा, और हम आने वाले समय में एक बेहतर प्रयोग इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का देख पाएंगे। आपका भी आभारी हूँ कि आप मेरी आवाज को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जी थैंक यू सो बहुत मच। धन्यवाद।